आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे बहुत बहुत प्रिय और छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हमारे एसडीएम सर, जोशी सर, बहुत ज़्यादा गर्व से मैं इतनी ओवर कर रही हूँ कि मेरे गले में शब्द अटक रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं देख के आई एम स्टन्ड कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम। हम इस सेशन को एक डेक्लेरेशन के उस पर लाने करने के लिए मेरे को बुलाया, मैं कुछ अपना लंबा चौड़ा भाषण दूंगा, उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इट वेरी इंटरेक्टिव। मैं अपने आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगा स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वॉट एवर करियर से रिलेटेड, आप लोगों को 10th के बाद क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो जो भी आप लोगों के डाउट है वो खुल के पूछेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो चंडीगढ़ से हुई है। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। तो प्राइमरी एजुकेशन चंडीगढ़ में एक छोटा सा स्कूल था, डीएवी स्कूल, वहाँ से हुई थी 7th क्लास तक। तो वहाँ पर जो कल्चर था वो एनकरेज करता था कि हम जो भी हमारे बुक्स हैं इंग्लिश की, हिंदी की या फिर मैथ्स के भी जो भी क्वेश्चन है उनका एक रट्टा लगाए, और रट्टा लगा के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उनको वहाँ पर कॉपी करके आ जाए। और वो था तो उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा तरीका कि अच्छे नंबर आ जाते थे। उस तरीके से आपको ज़्यादा कुछ समझने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 7th के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज किया, वहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पर एडमिशन लिया। तो वहाँ पर आई एनकाउंटर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। तो वहाँ पर टीचर्स बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते थे इस बात को कि आप लोग कोई भी चीज़ याद करके लिखें। वे वांटेड कि भाई आप उस चीज़ को ग्रास्प करें और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखें जो भी चीज़ आपने पढ़ी है। तो स्टार्टिंग में तो जैसे 7th क्लास तक मैं टॉप करा करता था अपनी क्लास में। फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल चेंज करा तो वहाँ पर फिर कंपटीशन की अलग तरीके का बना, फिर मैं थोड़ा सा पीछे आने लग गया। बट धीरे धीरे मैं जब गए तो फिर 9th 10th क्लास में दोबारा से टॉप पोजीशन पर आना शुरू हो गए। तो पहली एडवाइस तो मेरी आप लोगों से यही है कि कोई भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर करें कि जो भी ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, और ये मत समझना कि ये चीज़ हमारे आगे काम नहीं है। चाहे वो मैथ्स हो, कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच में यूज़ होते रहती है। फिर उसके बाद जो आपकी सोशल स्टडीज़ है, जिससे मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं वो पसंद नहीं होगी उनको, तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप आगे जिस भी फील्ड में जाएंगे अपनी कंट्री के बारे में, देश के बारे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यू डोंट नो कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग किस फील्ड में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों के पास किसी ना किसी फॉर्म में इंटरेक्ट करती रहेंगी। तो ध्यान से पढ़ें उन चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें, ग्रास्प करें, उसका सिर्फ रट्टा मत लगाएं। तो 10th के बाद वहाँ से पास आउट हुआ मैं अपने स्कूल से। फिर मैंने नॉन मेडिकल ली थी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा था। तो नॉन मेडिकल लेने के बाद मेरा एडमिशन चंडीगढ़ के कॉलेज में हुआ, पंजाब स्टेट कॉलेज में। वहाँ पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो वो 4 साल अब मुझे लगता है कि वो 4 साल मैंने पूरे वेस्ट कर दिए, उसमें मतलब कुछ प्रोडक्टिव करा ही नहीं। बिकॉज 11वीं 12वीं में आप लोग जब जाएंगे तो आप अलग अलग स्ट्रीम चुनेंगे, कुछ लोग मेडिकल लेंगे, कुछ लोग नॉन मेडिकल लेंगे, साथ में नीट का एग्जाम रहता है, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का। तो दीज आर एक्चुअली वेरी टफ एग्जाम्स।
और आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे कि IIT में, PGI में, या फिर फॉर दैट मैटर एनी अदर कॉलेज, तो अच्छा रैंक आना ज़रूरी है, टॉप रैंक्स में आना ज़रूरी है। उसके लिए मेहनत लगती है कि आप लोगों को 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने भी करी थी, 11वीं-12वीं में काफ़ी पढ़ाई करी, तो उस पढ़ाई से मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था। तो इसीलिए सोचा कि यार अब 4 साल है कॉलेज के, तो इसमें मस्ती करते हैं, तो कुछ और करा ही नहीं उसके अलावा। तो वो एक गलत डिसीजन था उस टाइम पे, जो कि नहीं करना चाहिए था। 4th ईयर में जब हमारा एक प्लेसमेंट सीजन हुआ करता है, कॉलेज ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पर अलग अलग कंपनीज आती हैं, एक तरह से जॉब फेयर लगा करता है। तो हमारे टाइम में भी अलग अलग कंपनीज आई थी, अमेजॉन, गूगल, ये सारी कंपनीज आई। तो मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था ट्राइडेंट ग्रुप में, तो वो मेरी ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज था, तो वो मुझे मिला। वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, 10-12 दिन काम किया कॉलेज से निकलने के बाद, बट ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। और फिर इवन पेरेंट्स भी बहुत इंकरेजिंग थी कि भाई आप कोई बात नहीं, आप छोड़ो, आप घर आओ और आप आगे दूसरे एग्ज़ाम की किसी की तैयारी करें। तो घर आने के बाद फिर मतलब डायरेक्टली UPSC की तैयारी मैंने शुरू नहीं की। एक एग्ज़ाम हुआ करता है SSC CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करवाती है। उसमें अलग अलग पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ पोस्ट हुआ करती है। तो उसकी तैयारी करी, 1 साल उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करी, और उसमें मेरा 72 रैंक आया ऑल ओवर इंडिया, जिसके बेसिस पर मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। उसकी ज्वाइनिंग में ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग जाता है, तो मेरे पास वो 1 साल का समय था। उस समय मैंने फिर UPSC की तैयारी करी, सिविल सर्विसेज की, और वो 1 साल बहुत ही मतलब डट के, जो आप कह सकते हो पूरा हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सब कुछ वही लगा दिया। वो जो 4 साल कॉलेज में नहीं करा था, वो उस 1 साल में पूरा कर दिया। तो उस समय भी मेरा रूटीन इस टाइप का रहा करता था कि मैं सुबह ऑलमोस्ट 3:30 बजे उठ के अपना घर पर ही पढ़ाई करी 6-7 बजे तक। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गया। फिर पूरा दिन लाइब्रेरी में ही मैं शाम को आया करता था 8-8:30 बजे के आसपास, अपना डिनर करके फिर सो जाना, और सेम रूटीन ऑलमोस्ट फॉर 365 डेज यही रूटीन फॉलो किया, और वो काम भी बहुत आया। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो UPSC सिविल सर्विसेज का ही दिया, जिसमें मैंने मेंस लिखा था। ड्यू टू सम रीज़न मैं तैयारी नहीं कर पाया ठीक से उस टाइम मेंस की, तो वो मेंस रह गया। फिर जो सेकंड एग्ज़ाम आया मेरे सामने, वो पंजाब PCS का एग्ज़ाम आया, जैसे कि हरियाणा PCS में फिलहाल हूँ, सिमिलरली पंजाब में भी और बाकी स्टेट्स में भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुआ करते। तो पंजाब PCS का एग्ज़ाम दिया, और उसमें इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया। फिर जो थर्ड एग्ज़ाम आया वो हरियाणा PCS का आया, और थैंकफुली इसमें मेरा सेकंड रैंक आया ऑल ओवर हरियाणा। तो उसके बाद फिर आप लोगों के सामने हुआ इसको। बाकी इसके अलावा देखो, मेरी तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, मतलब मेहनत का भी बहुत कम ही कॉम्पोनेंट रहा है। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में आए हैं, काम कर रहे हैं और खूब मेहनत करी है। जैसे कि आप लोगों को JK रोलिंग का आपने नाम सुना है? JK रोलिंग का नहीं सुना? JK रोलिंग, शी इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। उन्होंने हैरी पॉटर तो आपने सुना होगा, हैरी पॉटर की बुक्स एंड मूवीज बनी हुई है, तो शी इज़ द ऑथर ऑफ दोज बुक्स। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी बुक्स लिखना शुरू करी थी, तो किसी भी पब्लिशर ने उनकी बुक एक्सेप्ट ही नहीं करी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से एक पब्लिशिंग हाउस मान गया कि अच्छा ठीक है कि हम आपकी बुक पब्लिश कर देते हैं। तो वो दिन है और आज का दिन है। शी इज़ अ मिलेनियर, मतलब शी हैज़ इंस्पायर्ड सच अ जनरेशन ऑफ ऑथर्स। तो JK रोलिंग हो गई। उसके बाद हमारे यही इंडिया के ही एग्जाम्पल हैं, सुंदर पिचई, वो भी हमारे यहीं के प्रोडक्ट हैं, IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद गूगल में उन्होंने ज्वाइन करा, अल्फाबेट इंक जिसका नाम है, तो वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन करा।
और बड़ी छोटी पोजीशन से वहाँ पर शुरुआत करी थी। तो आज देखिए इज CEO ऑफ गूगल। इसके अलावा भी मेरी पर्सनल लाइफ से ही एक फ्रेंड हैं, उनकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हिज नेम इज विशाल ग्रोवर। तो मेरे साथ ही मिला करते थे। तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार से, मतलब उनके फादर बहुत ही अर्ली एज में गुजर गए थे। सिर्फ मदर थी, और मदर भी कोई ऐसा नहीं कि हाई-फाई जॉब में वो जैसे लोगों के घर साफ सफाई का काम करा करते थे। तो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड, मतलब इतना पुअर कि जैसे वो स्कूल जाता था तो उसकी पैंट फटी होती थी ना, तो वो अपनी शर्ट बाहर निकाल लिया करता था कि भाई दिखे ना कि पैंट फटी हुई है। ये एक्चुअल स्टोरी है, कोई अंग्रेजों के ज़माने की कहानी नहीं था, अभी की बात है। तो बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग। 9th-10th में जब वो था तो उसने 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया सारा। फिर 11th-12th में जब वो था तो फिर IIT JEE की तैयारी करने लग गया, और उसका 30th रैंक आया इन IIT JEE एग्ज़ाम। और फिर उसने वहाँ पर एडमिशन लिया IIT दिल्ली में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ से। 1.5 साल जॉब करी बहुत अच्छी कंपनी में, वहाँ से छोड़ दिया। और फिर ही टुक एडमिशन इन IIM अहमदाबाद। कैट में भी वो लोग वर्ल्ड का टॉपर निकला। IIM अहमदाबाद से डिग्री कंप्लीट करी, वहाँ पर से भी वो गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके बाद राइट नाउ ही इज वर्किंग। लंदन का एक बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक, तो वहाँ और बड़े स्टेट के बैंक हैं, वहाँ उसका नाम है बैंक ऑफ मेरिल लिंच। तो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट $10 मिलियन साल का पैकेज है उसका, और उसकी वाइफ भी सेम पैकेज पर काम करती है। तो आप देखो वो कहाँ से उठा और कहाँ पहुँच गया, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। आप लोगों के स्कूल में से ही, गीता विद्या मंदिर में से ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टॉपर्स रहे हैं। अभी प्रिंसिपल मैडम बता भी रहे थे, नीतू चावला है जो कि अमेरिकी स्कूल से निकली है, HCS में उन्होंने टॉप करा है। तो लाइव एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोगों के सामने। ऐसे नहीं कि भाई मतलब किसी और के देश की बात बता रहा हूँ, सारे यही के एग्जाम्पल्स हैं, इंडिया के निकले हुए, हरियाणा से निकले हुए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशन की चीज़ होनी चाहिए कि जब अगले कर सकते हैं तो हमारे में क्या कमी है, राइट। तो अभी इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th क्लास के, नहीं होते अभी कब है इनके एग्जाम? अच्छा 27 से शुरू है। तो पूरा का पूरा फोकस आप लोग अपने एग्जाम में लगा दीजिए। आई अंडरस्टैंड दिक्कतें आ गई हैं, समय अब बहुत ही कम रह गया, ऑलमोस्ट हफ्ते का भी समय नहीं रह गया आपको। तो इस जो भी 5-6 दिन बचे हैं इनको पूरा रिवीजन में लगा दीजिए। अब रिवीजन करने का भी एक स्ट्रैटेजी रखिए कि यार मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 दिन हैं। अब हर एक सब्जेक्ट की प्रायोरिटी भी अलग अलग होती है। किसी को मैथ्स मुश्किल लगता है, किसी को सोशल स्टडीज मुश्किल लगता है। जिसको जो डिफिकल्टी लेवल लगता हो तो उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखें और उसको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करें, राइट। फिर उसके बाद भी छोटे छोटे टारगेट, सब टारगेट्स बना लो। एक तो मेजर टारगेट हो गया कि मुझे मैथ्स से ये 2 दिन में रिवाइज करना है। उसके बाद भी कि मैथ्स में अगर मेरे 15 चैप्टर्स हैं तो मेरे को ये 3 चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करने हैं, ये 2 चैप्टर कितनी देर में कंप्लीट करने हैं। वो टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। जब टारगेट होएगा तभी आप लोग उस पर कोशिश भी करोगे कि यार मैं कोशिश करता हूँ, इस पर स्टिक करता हूँ। नहीं होएगा तो फिर आप लोगों को भी थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग आएगी मन में कि यार भी मैं कुछ ये दोस्तों से बात करने लग गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो ये टारगेट बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा। उसके अलावा अंडरस्टैंड टफ एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम रहता है, सारे लोग मेहनत करते हैं, तो काफ़ी समय आप लोग लगा भी रहेंगे तैयारी में। कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाता है आप लोग। तो ब्रेक भी लेते रहिए बीच में। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ने बैठे हुए 1 घंटा बैठ गए, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए घूम लिया, इससे फ़ोन पर बात करने घर वालों के साथ बैठ गए, अपना जो भी है जूस अच्छा लगता है जूस पी लिया, मार्केट घूमना अच्छा लगता है मार्केट घूम आए, दोस्तों से बात करती, वटेवर जिससे भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलती हो तो वो एक्टिविटी कर लो। उसके साथ साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर उठा के देखो क्या क्वेश्चन पूछे हैं। वो तो अपने सिमिलर से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर
सवाल पूछ रहा होगा कि हाँ ये सारे क्या पूछोगे, सारे स्टूडेंट्स पागल हो गए, समझ में आए उनको क्या आंसर करना है। सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। साथ में पूरी अपनी नींद लेनी है 8 घंटे की, अच्छा खाना खाना है एंड डू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स एक फील गुड हार्मोन है जिससे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो एक्सरसाइज भी करते रहिए साथ साथ में। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे अचीव करें, कैसे टारगेट बनाएं, मतलब अचीव ना हो तो क्या करें? अचीव देखो मतलब कई बार नहीं हो पाते, मतलब बनाते कोई ना, आई अंडरस्टैंड। मतलब तो ऐसा भी टारगेट नहीं बना लेना कि वो अचीव ही ना हो, तो उससे तो गिर ही गिरता है मन में और कुछ नहीं आएगा। थोड़े से शुरुआत करो, ठीक है। भी एक चैप्टर का टारगेट करना है 1 घंटे का, वो अचीव हो गया। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक कि भाई हाँ मैंने ये अचीव करा, आपको अच्छा लगेगा उससे। फिर वो अचीव होते, फिर 1 घंटे में 2 चैप्टर का टारगेट रखो, वो अचीव हो जाए और अच्छी बात है। तो आपको अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए कि ऐसा तो भी टारगेट के चक्कर में समझना ही आपने बंद कर दिया कि अगला कहना क्या चाह रहा है, राइट। और बताना नहीं, बताना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट मोर ऑफ लेस ये रूटीन आपको आगे के लिए फायदा देगा। मैं तो क्या करता था